अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर फॉर रियल गैसेस। समझिए बच्चों कि जो रियल गैसेस हैं या नॉन आइडियल गैसेस हैं उनका आइडियल बिहेवियर से किस तरह का डेविएशन होता है और क्यों होता है, आज हम इसको अपने इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, जब मैंने आपको आइडियल गैसेस एंड रियल गैसेस इनके डिफरेंसेस बताए थे तो उसमें हमने देखा था कि जो आइडियल गैसेस होती हैं वो टेम्परेचर एंड प्रेशर की एवरी रेंज पर, एनी रेंज पर आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। मींस गैसियस लॉज जो हैं उनको फॉलो करती हैं। समझ गए ना कि जो आइडियल गैसेस हैं वो टेम्परेचर एंड प्रेशर की एनी रेंज पर, एवरी रेंज पर ये क्या करती हैं, आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। मींस गैसियस लॉज जो हैं उनको फॉलो करती हैं। बट रियल गैसेस में जाएं तो रियल गैसेस जो होती हैं वो टेम्परेचर एंड प्रेशर की एवरी रेंज पर इस तरह का आइडियल बिहेवियर शो नहीं करती। मींस जो गैसियस लॉज हैं उनको इस तरह से फॉलो नहीं करती। ये केवल हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। अगर हम इसकी अपोजिट कंडीशन देखें, मींस बहुत ही हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर, तो रियल गैसेस का आइडियल बिहेवियर से डेविएशन दिखाई देता है। मींस वो गैसियस लॉज को फॉलो नहीं करते। तो इस तरह का जो ये डेविएशन मिलता है रियल गैसेस में वो क्यों मिलता है और किस तरह से ये डेविएशन घटता है, बढ़ता है, इसको हम अच्छी तरह से इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, तो यहां पर अगर हम देखें कि जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल बिहेवियर से डेविएटेड होती हैं, इसके टू रीजंस हैं मेनली। पहला रीजन ये है कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन जो गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, रियल गैसेस जो होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, वो एवरी कंडीशंस पर, टेम्परेचर और प्रेशर की एवरी कंडीशन पर निग्लेजिबल नहीं होते। पहली बात तो ये समझ गए ना कि जो रियल गैसेस होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, जो फोर्सेस हैं उनके बीच के अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्सेस, वो टेम्परेचर प्रेशर की एवरी कंडीशन पर निग्लेजिबल नहीं मान सकते। एक तो ये रीजन है। और दूसरा रीजन है कि द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, समझ गए ना, इज नॉट नेग्लेजिबल एज कंपेयर्ड टू ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ गैस। दूसरा रीजन यह है कि जितना वॉल्यूम गैस ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, जितने में गैस फैली हुई है, उस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनके एक्चुअल वॉल्यूम को टेम्परेचर और प्रेशर की एवरी कंडीशन में नेग्लेजिबल नहीं मान सकते। समझ गए ना? तो ये टू रीजंस हैं जिसके कारण हम देखते हैं कि जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करने लगती हैं। काइनेटिक गैस थ्योरी के जो टू पोस्टुलेट्स हैं कि गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है, जो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाइड गैस के ऑक्यूपाइड वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निग्लेजिबल होता है, जबकि उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं लिखी कि टेम्परेचर प्रेशर क्या होगा। एवरी कंडीशन, एनी कंडीशन कह रखा है वहां पर। एक तो वो पोस्टुलेट और दूसरा है कि देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ठीक है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होता, वो काफी लार्ज डिस्टेंस में एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं और पास में भी आए तो दूर जाए तो। एक ये पोस्टुलेट, ये दो पोस्टुलेट रॉन्ग है किसके लिए? रियल गैसेस के। इसी के रीजन के कारण ही
मतलब इन्हीं रीजंस के कारण ही हमारे जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करने लगती है। अब ये जो डेविएशन होता है ना बच्चों, जो रियल गैसेस का आइडियल बिहेवियर से डेविएशन है, इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन के बेस पर समझ सकते हैं। देखो आइडियल गैस इक्वेशन कहता है PV = nRT, मींस टेम्परेचर की कोई भी रेंज ली जाए, प्रेशर की कोई भी रेंज ली जाए, जो गैस का वॉल्यूम है वो मोल पे डिपेंड करेगा। 1 मोल होगा तो 22.4 लीटर, इस तरह से मिलेगा रियल किसके लिए, आइडियल बिहेवियर में। तो PV = nRT, इनका जो रेशियो होता है ये है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, संपीड़ितता गुणांक, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। तो PV/nRT = 1। अगर हम 1 n जो है 1 मोल है तो वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा एट 1 atm एंड 273 केल्विन, मींस NTP पर, यही होगा ना। अब अगर हम यहां 2 मोल कर देंगे तो ये इसका डबल हो जाएगा, जिससे ये रेशियो कांस्टेंट बना रहेगा। तो ये एक आइडियल कंडीशन है कि आप जिस रेशियो में मोल चेंज करेंगे उसी रेशियो में वॉल्यूम चेंज होगा, और ऐसे में कितने भी मोल्स ले लें इनका रेशियो एनटीपी कंडीशन पर 1 बना रहेगा। ये है आइडियल बिहेवियर की बात, समझ गए ना। अब आता है कि अगर हम रियल गैसेस में लें तो क्या Z1 आएगा? तो एवरी कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर पर ऐसा नहीं होगा। Z की वैल्यू =1 ऐसा नहीं है, हर कंडीशन में ऐसा बना रहे कि =1 बनी रहे, ये ऐसा नहीं होगा। ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, मींस यहां पर ये 1 के इक्वल नहीं होगा एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो दो कंडीशन अगर हम देखते हैं कि Z < 1 आ रहा है तो इसे बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं बच्चों? नेगेटिव डेविएशन। Negative deviation is due to attraction forces between molecules of gases. Molecules के gases के molecules हैं उनके बीच में जब एक attraction force लगता है तब ऐसे में क्या होगा? Gas is more compressible than expected according to ideal behavior. आइडियल बिहेवियर में जितना गैस कंप्रेस होना था, जो प्रेशर की कंडीशन है उससे कहीं ज्यादा क्या हो जाएगी? गैस कंप्रेसिबल हो जाएगी, कंप्रेस्ड हो जाएगी। मींस अगर हम ये कहें कि 22.4 लीटर वॉल्यूम है 1 atm प्रेशर में, अगर उसमें क्या है आइडियल बिहेवियर, अगर रियल बिहेवियर है और अट्रैक्शन आ गया तो 1 atm पे वो जो वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर होना चाहिए था उससे वो क्या हो जाएगा? कम। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे में 1 atm में जितना कंप्रेशन होना था गैस में उससे कहीं ज्यादा हो जाएगा। तो जब 1 मोल अगर हम यहां पर लेंगे कि यह हमारे पास 1 मोल था तो जो V की वैल्यू है < 22.4 लीटर हो जाएगी एट NTP, और ऐसे में जब V की वैल्यू 1 मोल के रिस्पेक्ट में कम हो जाएगी तो Z की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। और इस तरह की जो गैसेस हैं ये लिखी हैं जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस, ये नेगेटिव डेविएशन शो करती है कि जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर से, मींस हम ये कहें कि जो V रियल है V क्या होगा? आइडियल। समझ गए बच्चों कि जो रियल वॉल्यूम है गैस का वो आइडियल वॉल्यूम से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो Z ये भी होता है V रियल अपॉन V क्या? आइडियल। तो ऐसे में जब अट्रैक्शन होगा तो जो रियल वॉल्यूम है, समझ गए ना, वो आइडियल वॉल्यूम से कम हो जाएगा, और ऐसे में Z जो है क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी गैस है जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगी। जब गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होगा तो रियल वॉल्यूम और आइडियल वॉल्यूम में क्या रिलेशन आएगा, या फिर वॉल्यूम कितना होगा? तो जो मोलर वॉल्यूम है Vm लिखा होता है, कई बार क्या लिखा होता है? Vm। 1 मोल का वॉल्यूम वो < 22.4 लीटर हो जाएगा। इस तरह से ये कहलाता है नेगेटिव डेविएशन। अब हम आ जाते हैं दूसरा है पॉजिटिव डेविएशन के बारे में। ओके, तो मैं अभी डिस्कस करता हूं। अब देखो बच्चों, सेकेंड पॉइंट है कि Z < 1।
मींस इसको बोला जाता है पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव डेविएशन। ये तब होता है जब गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो, रिपल्सन जो है प्रीडोमिनेंट हो, अर्थात रिपल्सन मिल रहा हो। ये ऐसे में जो गैस है, समझ गए ना, ऐसे में जो गैस होगी वो क्या होगी, लेस कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड टू आइडियल बिहेवियर। मींस जितना उसका कंप्रेशन होना था उससे कम हो रही है। तो 1 atm में हम यहां ये कह सकते हैं कि जो Vm है ग्रेटर देन 22.4 लीटर एट 1 atm, मींस जो वॉल्यूम जो है रियल गैस का है वो आइडियल से क्या हो जाए बच्चों, ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो, ग्रेटर देन, ठीक है, आइडियल वॉल्यूम। रियल वॉल्यूम इस तरह की कंडीशन बना रहा है, मींस उसका मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर से ज्यादा हो, तब हम कहेंगे रिपल्सन की कंडीशन बन रही है, और जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो ग्रेटर देन क्या आएगा, 1। H2 है, He है, Ne है, इस तरह की जो गैसेस होती हैं मोनो एटॉमिक गैसेस, इनके मॉलिक्यूल इतने ज्यादा नेग्लिजिबल साइज के हैं कि इनमें अट्रैक्शन की तो कोई बात ही नहीं बनती, और इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। ऐसे में ये एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाता है, 1। तो ये जो दो कंडीशंस हैं, समझ गए बच्चों, कि ये जो 2 कंडीशंस हैं रियल गैसेस की, तो ये कंडीशंस मिलती हैं एट हाई प्रेशर। ओके, किस कंडीशन में, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ऐसे में Z 1 के इक्वल नहीं होता। अगर हम ये कहें कि एट हाई टेम्परेचर, ओके, और लो प्रेशर की कंडीशन है, तब गैस जो होती है उसके लिए अप्रोक्सीमेट हम ये कहें कि 1 हो जाता है, और जो रियल गैस है वो क्या हो जाएगी, रियल गैस, ठीक है, आइडियल बिहेवियर क्या करती है, शो करने लगती है। मींस हम ये कहें कि जो V रियल है अप्रोक्सीमेट V आइडियल, या Vm जो है अप्रोक्सीमेट 22.4 लीटर एट 1 atm और एंटी P। तो इस तरह का जो बिहेवियर है, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट बनता है बच्चों, एक कौन नेगेटिव डेविएशन, कौन पॉजिटिव डेविएशन, कब आइडियल होगी, तो कोई भी रियल गैस की आइडियल कंडीशन क्या है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, समझ गए ना, और हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर है तो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती है। अब हम एक ग्राफ से भी ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आप इस तरह से देखें, ये है हमारे पास यहां पर Z ले, Z मींस PV अपॉन nRT ये है, और यहां पर हम प्रेशर की कंडीशन लेते हैं। तो यहां आप देख रहे हैं Z1 है, मींस ये क्या है, आइडियल बिहेवियर, या हम ये कहें आइडियल गैस के लिए। यहां पर भी एक आइडियल बिहेवियर है, ये क्या है बच्चों, आइडियल बिहेवियर, लेकिन बहुत ही लो प्रेशर की कंडीशन में कोई भी गैस ली जाए, समझ गए ना, जो आइडियल बिहेवियर है आप देख रहे हैं कि बहुत ही लो प्रेशर की कंडीशन, एक ग्राफ यू दिखता है और एक ग्राफ यू आता है। तो ये आइडियल गैसों के लिए है, और ये क्या है, रियल गैसेस के लिए। किसके लिए है ये इस तरह का ग्राफ, रियल गैसेस। देखो ये वाली लाइन क्या बता रही है कि गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू आइडियल बिहेवियर। यहां पर गैस जिस लेवल पर, मींस यहां पर जो Vm है वो लेस देन 22.4 लीटर है, मींस यहां पर अट्रैक्शन प्रीडोमिनेंट है। क्या है, अट्रैक्शन प्रीडोमिनेंट, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है। ऐसे में हमने जरा सा प्रेशर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे, तो जितना वॉल्यूम डिक्रीज होना था उससे ज्यादा डिक्रीज होगा, और PV nRT में जब PV का प्रोडक्ट जितना आना चाहिए था उससे कम हो जाएगा, तो इस तरह से कंडीशन बनेगी। और लगातार अगर हम प्रेशर बढ़ाते रहें तो आप देखोगे एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जहां पर अभी ये इनके बीच में डिस्टेंस थी, अब हम ये कहें कि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ सट गए, जितने चिपकने थे चिपक गए। अब आप कितना भी प्रेशर इंक्रीज करें, अब प्रेशर इंक्रीज करेंगे, सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा,
कंप्रेशन नहीं होगा, वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा। मींस यहां पर ये जो कंडीशन आपने देखी कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहे थे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, लेकिन जितना डिक्रीज होना था उससे कहीं ज्यादा हो रहा था। अब यहां पर केवल प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम नो चेंज आएगा, तो पीवी प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब यहां देखें कि लो प्रेशर जो रेंज थी, ठीक है, वहां तक जेड लेस देन क्या बना हुआ है 1 था यहां पर इस तरह। तो ये दोनों कंडीशन जेड लेस देन 1 है। अब हम क्या करेंगे कि और प्रेशर ये है हाई प्रेशर रेंज, ये क्या है बच्चों हाई प्रेशर रेंज। तो जैसे जैसे फिर हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा और हाई प्रेशर रेंज में यहां भी जेड ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। मींस बहुत ही हाई प्रेशर रेंज हो तो चाहे अट्रैक्शन की कंडीशन रही हो चाहे रिपल्सन की कंडीशन, बहुत ही हाई प्रेशर रेंज पर सभी गैसेस पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगती हैं। तो समझ गए ना कि हाई प्रेशर रेंज में आपको एक क्वेश्चन बनता है कि हाई प्रेशर, ठीक है, रेंज जो होती है रेंज में आप देखोगे जेड ग्रेटर देन 1 होता है। मींस हम ये कह सकते हैं कि ईच गैस शो पॉजिटिव डेविएशन। समझिए बच्चों कि ऐसी कंडीशन में हर एक गैस चाहे वो हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, CO2 H2 कोई भी हो वो पॉजिटिव डेविएशन में आ जाती है। अब यहां पर देखो ये जो है इस तरह का ग्राफ किसके लिए मिलता है, CO2 है, H2S है, ठीक है, SO2 है, HCl है, अमोनिया है, इस तरह की जो है गैसेस है, CH4 है, इन गैसेस में ये डेविएशन दिखाई देता है। ये अट्रैक्शन की कंडीशन, ये रिपल्सन की। और यहां पर ये जो है H2 है, He है, इनमें अट्रैक्शन तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल इतने छोटे हैं, इतने स्मॉल साइज के हैं कि अट्रैक्शन नहीं होगा। और जब स्मॉल होंगे तो स्पीड ज्यादा होगी, तो आप प्रेशर कितना भी बढ़ाते रहें वॉल्यूम डिक्रीज उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए था। मींस इनका जो कंप्रेसिबिलिटी है लेस देन एक्सपेक्टेड टू आइडियल बिहेवियर, और लगातार जो जेड की वैल्यू है वो क्या बनी हुई है ग्रेटर देन 1। मींस पी हम बढ़ाते जाएंगे तो जेड भी क्या होने लगेगा, बढ़ेगा। यहां पर आ जाए कि पी बढ़ा रहे हैं, इस कंडीशन में आप देख रहे थे कि पी बढ़ा रहे थे तो जेड डिक्रीज हो रहा था। यहां पर अब जब हम पी बढ़ा रहे हैं तो जेड इंक्रीज हो रहा है, और यहां पर तो लगातार ही। तो ये जो कंडीशन है ये पॉजिटिव डेविएशन है। तो दो रीजन जो आपको बताए कि जो आइडियल गैस बिहेवियर के लिए जो 2 रीजन्स हैं वो रियल गैसेस में फॉलो नहीं होते। मींस जो पोस्टुलेट्स हैं काइनेटिक गैस थ्योरी के, वो 2 पोस्टुलेट अगर हर कंडीशन में फॉलो होते तो रियल गैस भी आइडियल हो जाती। जो गैसियस लॉज बनाए गए हैं वो टोटल आइडियल बिहेवियर को लेके बनाए गए हैं गैस के, और इसलिए केवल आइडियल गैसेस ही उसको फॉलो कर सकती हैं, रियल गैसेस में ऐसा नहीं होता। यहां तक बात अच्छी तरह से समझ गए, आप इसके नोट करें। अब देखो बच्चों एक टेम्परेचर इफेक्ट और देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। तो मैंने आपको बताया कि जो रियल गैसेस होती हैं उनका आइडियल बिहेवियर हमें कहां ऑब्जर्व होता है, हाई टेम्परेचर पर और लो प्रेशर पर। अगर प्रेशर की कंडीशन कांस्टेंट भी है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, तो भी हम ये देखेंगे कि जो रियल गैसेस होती हैं वो हाई टेम्परेचर पर ही क्या शो करती हैं, एक आइडियल बिहेवियर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है और प्रेशर लो हो जाए, गैस का लो हो, तब ऐसे में गैस मॉलिक्यूल काफी दूर दूर होते हैं, उनके बीच में एक लार्ज डिस्टेंस होती है। ऐसे में मॉलिक्यूल जब दूर दूर होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन, रिपल्सन ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। दूरियां जो होती हैं वो सीधा सा है अट्रैक्शन को कम कर देती है। और दूसरा रीजन होता है कि जब गैस जो फैल जाएगी बहुत बड़े वॉल्यूम में, तो गैस द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया वॉल्यूम और गैस मॉलिक्यूल द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया वॉल्यूम, इनमें काफी लार्ज डिफरेंस होगा। मींस हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल वॉल्यूम occupied by gas molecules is negligible than occupied volume of gas। कि टोटल जितने में गैस फैली है उसके रिस्पेक्ट में गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है वो बहुत कम हो जाएगा। और ऐसे में हम वहां पर ये मान सकते हैं जो
काइनेटिक गैस थ्योरी का पोस्टुलेट कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ गैस। एंड दूसरा पोस्टुलेट जो कह रहा है कि गैसेस देयर इज नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एट एनी कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये आइडियल है, बट रियल में हम देखें कि हाई टेम्परेचर में, तो ये यहां पर कि रियल गैसेस शो ओके गैसेस शो आइडियल बिहेवियर एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो इस तरह से जब हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर हो तब ऐसा। अब हम आ जाते हैं कि अगर हम गैस के टेम्परेचर को चेंज करते हैं, जब गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, सपोज एक प्रेशर की कंडीशन ले ली हमने, ये प्रेशर यहां पर आप देख रहे हैं कि जेड जो है यहां पर अलग अलग टेम्परेचर पर अगर हम जेड और पी के ग्राफ्स देखें तो आप देख रहे हैं कि पहले तो लो टेम्परेचर लो प्रेशर पर कोई भी टेम्परेचर की रेंज हो सभी गैसेस क्या होती हैं आइडियल। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो रियल गैसेस हैं आइडियल गैसेस हैं वो किस कंडीशन पर हमेशा आइडियल होती हैं। तो ध्यान रखें कि टेम्परेचर की कोई भी रेंज हो, बहुत ही लो प्रेशर पर गैस जो होती है, जो गैसेस होती हैं वो हमेशा आइडियल होती है क्योंकि उनके बीच में लार्ज डिस्टेंस होती है। फिर ये ग्राफ कहता है कि जैसे ये कंडीशन आप देख रहे हैं Z1 बना हुआ है, मींस यहां अगर है तो हम कहें आइडियल है। ये क्या है? नॉन आइडियल कंडीशन। नाइट्रोजन गैस के लिए इस तरह के ग्राफ्स लिए गए अलग अलग टेम्परेचर पर जेड और पी के, तो आप देख रहे हैं कि लो टेम्परेचर में सबसे ज्यादा डेविएशन दिख रहा है। फिर हमने हाई टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ाया 273 पर, तो ये डेविएशन थोड़ा कम हो गया, और टेम्परेचर बढ़ाया तो और कम हो गया। और आप देख रहे हैं कि 373 केल्विन टेम्परेचर पर जो नाइट्रोजन गैस है उसका जो जेड और पी का ग्राफ बना हुआ है वो लगभग नियरली 1 बना हुआ है। मींस इस टेम्परेचर पर गैस काफी हाई प्रेशर रेंज तक आइडियल बिहेवियर शो करती है। तो सीधा सा है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एक पर्टिकुलर प्रेशर पर तो गैस आइडियल होने लगती है। और ऐसा टेम्परेचर जिस पर गैस बिहेवियर कैसा हो जाए? आइडियल हो जाए। मींस रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस ओवर अप्रेसिएबल प्रेशर रेंज, इट इज कॉल्ड वाइल्ड टेम्परेचर। एक तो ये क्वेश्चन आता है वाइल्ड टेम्परेचर क्या है? तो वो टेम्परेचर जहां पर कोई रियल गैस का जो बिहेव है वो कैसा हो जाता है? आइडियल होता है, वो है वाइल्ड टेम्परेचर। इसको कैलकुलेट करने के लिए A/RB, यहां A/RB में A और B क्या है बच्चों? यहां पर A और B जो है ये है वंडरवाल कांस्टेंट, ठीक है, ये गैस के वंडरवाल्स कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर ये है। अभी हम आगे देखेंगे वंडरवाल कांस्टेंट ये होते क्या है, क्या वैल्यूज होती हैं। तो इस तरह का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है रियल गैसेस के बिहेवियर पर। बात समझ गए अच्छी तरह से? तो ऑब्जेक्ट में अगर आता है कि कौन सी चारों कि आपको टेम्परेचर और प्रेशर की दो रेंज दे रखे, मतलब 4 ऐसे ऑप्शन दे रखे होंगे जहां टेम्परेचर और प्रेशर की रेंजेस दे रखी होंगी। आपको ये पूछता है कि किस कंडीशन में गैस मैक्सिमम आइडियल बिहेवियर शो करे। तो ध्यान रखें आप वो ऑप्शन देखें जहां टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो हो। ऐसे 4 ऑप्शन में जो सबसे इस तरह का दिखाई दे समझ जाओ वहां पर गैस क्या होगी? एक आइडियल बिहेवियर शो। अगर प्रेशर 1 से दिख रहे हैं तो जहां टेम्परेचर सबसे हाई दिखे वो आइडियल बिहेवियर की कंडीशन होगी। तो इस बेस पर सबसे ज्यादा नेगेटिव डेविएशन या क्या डेविएशन कहां मिलेगा? तो बिल्कुल उल्टा ध्यान रखें, हाई प्रेशर जहां सबसे ज्यादा प्रेशर हो और सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर हो। अगर प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है तो केवल टेम्परेचर देख लें, बहुत ही लोवेस्ट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट दिख रहा है तो सबसे ज्यादा हाई प्रेशर की कंडीशन में जो है वो क्या होगा? नॉन आइडियल बिहेवियर हो जाएगा। तो इस तरह से डेविएशन पहचानना होता है। यहां तक आप नोट कर लें। ये अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है और ये है वान डर, ठीक है, वान डर वाल्स इक्वेशन। तो ये जो वान डर वाल इक्वेशन है एक्चुअल में जो PV = nRT आइडियल गैस इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन का मॉडिफिकेशन है और किसके लिए मॉडिफाइड किया गया है? फॉर रियल गैसेस। कि जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है अगर हम उसे रियल गैसेस के लिए अप्लाई करें तो उसमें क्या मॉडिफिकेशन होंगे
उस मॉडिफाइड इक्वेशन को ही क्या बोला गया है, वंडर वाल्स इक्वेशन। हम जानते हैं कि हम इससे ऐसा भी कह सकते हैं कि करेक्शन इन प्रेशर एंड वॉल्यूम इन आइडियल गैस इक्वेशन। तो इस करेक्शन के कारण अब जो इक्वेशन बना आइडियल गैस इक्वेशन वही क्या है, वंडर वाल्स इक्वेशन। एक्चुअल में ये जो इक्वेशन है ये दिया गया है कि जो रियल गैसेस हैं अगर उनमें किसी प्रकार का डेविएशन आता है तो डेविएशन के बाद एक्चुअल में क्या उसका प्रेशर रह जाएगा, क्या उसका वॉल्यूम होगा, उसका प्रोडक्ट किस तरह से nRT के बराबर होगा, यही है वंडर वाल्स इक्वेशन। तो देखो आप जानते हैं कि ये है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT। यहां पर P कहलाता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस व्हेन देयर इज नो रिपल्सन एंड अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये एक ऐसा आइडियल प्रेशर है जो कि गैस मॉलिक्यूल में जब कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होता तो उस समय जो गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल पर जो फोर्स एक्सर्टेड करते हैं या जो प्रेशर एक्सर्टेड करते हैं वही है प्रेशर। ये एक आइडियल प्रेशर है जिसमें कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं लिया गया। मींस पार्टिकल जिस वेलोसिटी से टकराएंगे, जितना फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, वो एक्सर्टेड फोर्स है। तो ये एक मैक्सिमम प्रेशर है उस समय का जब टेम्परेचर कोई कांस्टेंट वैल्यू में हो और n मोल गैस हो। और V है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस व्हेन वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स अज्यूम्ड नेग्लिजिबल। ये उस समय का वॉल्यूम है गैस का, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, जब गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को नेग्लिजिबल माना गया। मींस जितना कंटेनर का वॉल्यूम है सीधा सा है कि इक्वल्स टू दी, किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कि जिस कंटेनर में या वेसल में गैस भरी हुई है उसका जितना वॉल्यूम अवेलेबल है वही टोटल वॉल्यूम ही क्या है यहां पर V। जिसमें गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो ऑक्यूपाइड किया जाता है उसको क्या मान लिया गया है, नेग्लिजिबल। मींस पूरे कंटेनर में मॉलिक्यूल्स फ्री रोटेट होते हैं, घूमते हैं इस तरह से, तो उनके इस मोशन में किसी पार्टिकल के वॉल्यूम को कोई इंटरफेरेंस नहीं लिया गया। तो ये है एक आइडियल गैस इक्वेशन। This equation apply for the real gases at high temperature, low pressure. ये इक्वेशन रियल गैसेस के लिए केवल एक ही कंडीशन में फॉलो हो सकता है और वो है कौन सी, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर की कंडीशन। एक तो ऑब्जेक्ट यही बनता है। अब हम यहां आ जाते हैं कि अगर हमारे पास हाई प्रेशर हो और लो टेम्परेचर की कंडीशन बता दी गई हो तो फिर हम यहां देखते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में एक अट्रैक्शन प्रीडोमिनेंट होता है, कुछ में रिपल्सन भी प्रीडोमिनेंट होता है। तो ये रिपल्सन और अट्रैक्शन जब प्रीडोमिनेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में अगर हम प्रेशर की बात करें कि जो रियल गैसेस का जो प्रेशर होता है वो आइडियल गैस के प्रेशर के बराबर नहीं होगा। ऐसे ही वॉल्यूम की बात करें तो रियल गैसेस का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है वो आइडियल वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा। तो क्या होगा, कितना होगा, वंडर वाल्स ने इसी में करेक्शन किया है प्रेशर में और वॉल्यूम। तो देखो बच्चों अगर हम प्रेशर करेक्शन की बात करें तो रियल गैसेस के लिए अगर हम आइडियल प्रेशर की बात करें कि जो हमारी रियल गैसेस है उनका आइडियल प्रेशर कितना होगा, तो ये है प्रेशर ऑब्जर्व्ड कि एक्चुअल में कितना प्रेशर मिल रहा है कंटेनर के अंदर जब गैस भरी हुई है तो उस समय हमें ऑब्जर्व्ड प्रेशर क्या मिल रहा है, प्लस अट्रैक्शन के कारण कितना प्रेशर चेंज हुआ है। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हुआ या रिपल्सन हुआ तो उसके कारण कितना प्रेशर चेंज हुआ या कितना प्रेशर होना चाहिए था उस अट्रैक्शन के कारण वो, और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे ना तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारा आइडियल जो प्रेशर है रियल कंडीशन में वो कितना होगा। तो ये तो ऑब्जर्व वैल्यू मिल जाती है। अब आता है कि अट्रैक्शन के कारण कितना प्रेशर आया हो, तो अट्रैक्शन मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मींस ये जो प्रेशर कम हो रहा है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की क्या होगा, पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसके बराबर होगा। और ये जो अट्रैक्शन लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स एंड डेंसिटी के स्क्वायर के इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा डेंसिटी गैस मॉलिक्यूल में क्या होगा कि जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा फोर्स अट्रैक्शन लगेगा, जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा। और बढ़ा दें
कि d इक्वल टू 1/v ले लें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हमारे पास एक नया कांस्टेंट आता है a, इसको बोलते हैं वैन डर वाल्स कांस्टेंट। तो अट्रैक्शन के कारण इतना फोर्स कम हो गया या इतना प्रेशर चेंज हुआ होगा, तो हम आइडियल प्रेशर लिखेंगे रियल गैस के लिए P + AN²/v²। तो हम रियल गैस के लिए जो आइडियल प्रेशर लेंगे वो ये होगा, जो कि एक वॉल्यूम और वैन डर वाल कांस्टेंट के फॉर्म में आ गया, और इस तरह से ये है। फिर आते हैं वॉल्यूम करेक्शन, कि वॉल्यूम में क्या करेक्शन हुआ। तो देखो बच्चों, यहां पे मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड बाय गैस इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वेयर गैस इज क्या है, एक्सपांड है, फैली हुई है। अब अगर करेक्शन की, तो वैन डर वाल्स ने ये कहा कि ये कंडीशन तो केवल तब मिलेगी जब हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, उस समय जो बहुत ज्यादा वॉल्यूम फैल जाता है। तो हम ये मान सकते हैं कि रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम से, जो गैस का ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है उसके रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो सकता है। बट अगर हम ये कंडीशन माने कि टेम्परेचर कम है, प्रेशर ज्यादा है, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम गैस का कम हो जाएगा। अब जो वॉल्यूम किसने ऑक्यूपाइड कर रखा है, गैस के मॉलिक्यूल्स ने, मींस जो मॉलिक्यूल्स है उनका एक्चुअल वॉल्यूम क्या है, n मोल का कितना है, अगर हम उस वॉल्यूम को नेग्लिजिबल नहीं माने तो फिर गैस को अंदर फैलने के लिए, कंटेनर के अंदर फैलने के लिए कितना वॉल्यूम मिलेगा, टोटल उस कंटेनर के वॉल्यूम में से उन पार्टिकल्स के वॉल्यूम को हटा दो, तो बाकी वॉल्यूम में ही तो गैस फैल सकती है ना। मैं कहूं इस कमरे में मैं खड़ा हूं, तो कोई दूसरा पर्सन आ जाए या मैं ही खुद इस कमरे में दौड़ूं, तो वो स्पेस कभी ऑक्यूपाइड नहीं कर सकता जो मैंने ऑक्यूपाइड कर रखा है। उस, या हम ये कहें कोई पर्सन यहां अंदर आ जाए तो उसको घूमने के लिए कितना वॉल्यूम मिलेगा, मेरा वॉल्यूम हटा दो, कमरे का जो बचा उसी में तो स्पेस में घूम सकता है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि उस व्यक्ति के लिए, उस पर्सन के लिए कमरे का वॉल्यूम ही उसके लिए ऑक्यूपाइड वॉल्यूम हो जाएगा। समझ गए ना। तो इस तरह से उसने ये कहा कि जो वेसल का वॉल्यूम है उसमें से वो वॉल्यूम माइनस कर दो जो मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाइड कर रखा है n मोल मॉलिक्यूल्स ने, तो हम उसके बाद जो वॉल्यूम मिलेगा वो रियल गैस का आइडियल वॉल्यूम होगा, जो कि गैस घेर सकती है, फैल सकती है। तो b - n भी कर देंगे। तो इस तरह से अब हम अगर कहें कि ये है हमारा इक्वेशन रियल गैस के लिए, आइडियल गैस इक्वेशन, तो P आइडियल अगर हम कहें तो ये हो गया और B आइडियल ये हो गया, ये बन गया इक्वेशन। इसी इक्वेशन को बोलते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन। यहां पर जो B है वो क्या है, वैन डर वाल कांस्टेंट। एक्सक्लूड वॉल्यूम है B, जो कि गैस के एक्चुअल वॉल्यूम से 4 टाइम्स कहीं ज्यादा होता है। समझ गए ना कि जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, वर्जित वॉल्यूम, जहां पर गैस के दूसरे मॉलिक्यूल नहीं आ सकते, तो 1 मोल का, ये क्या है, 1 मोल मॉलिक्यूल का क्या है बच्चों, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम। ये वॉल्यूम एक्चुअल में जो होता है वो गैस के वॉल्यूम के जो 1 मोल गैस का जो एक्चुअल वॉल्यूम है उसका 4 टाइम्स होता है। मतलब हम ये कहें कि अगर ये B की वैल्यू 1 है तो गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा 1/4 आएगा। या हम ये कहें 4 लीटर है तब ये 1 लीटर आएगा। इस तरह से, मतलब मैं अगर खड़ा हूं और मेरा V की वैल्यू मैं ये कहूं कि कितनी होगी, तो मेरा टोटल वॉल्यूम का 4 गुना होगा। ऐसे ही इसने कहा है, हम अभी आगे देखेंगे इसके बारे में। तो यहां तक आप बात समझ गए अच्छी तरह से। तो ये था वैन डर वाल जो है इक्वेशन, यहां तक नोट। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, एक है वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स। तो देखो अभी मैंने आपको डेरिवेशन में बताया कि 2 कांस्टेंट्स हैं, एक है A और एक क्या है B। ये जो A आपने देखा ये किस में आया है, ये कांस्टेंट कहां दिखा आपको, गैस मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन फोर्स के बारे में। कि जब हमने देखा कि गैस का जो प्रेशर है, जो रियल प्रेशर है वो आइडियल प्रेशर से कम हो रहा है, तो उसमें अट्रैक्शन के कारण कम हो रहा है। तो उस अट्रैक्शन में कम होने वाले प्रेशर में हमने देखा था कि ये आया है A। तो A मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव, ठीक है, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। समझ गए बच्चों कि यही लिखा है कि इट्स वैल्यू मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द इफेक्टिव फोर्सेस
among the molecules of gas। तो एक तो ऑब्जेक्ट यही होता है कि अट्रैक्शन फोर्स से रिलेटेड फैक्टर कौन सा है, तो ये है P = AN²/B में। तो ये तो है कौन सा फैक्टर, अट्रैक्टिव फैक्टर। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, अट्रैक्टिव फैक्टर। तो इस तरह से अट्रैक्शन फोर्सेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ A। जितनी ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा अट्रैक्शन, उतना ही अट्रैक्शन के कारण फोर्स मिलेगा। तो इस तरह से और आगे बढ़ा दें तो हम इसको कैसा ले सकते हैं कि Pv²/n²। अगर हम इसकी यूनिट पूछ ले तो ये यूनिट हो जाएगी। यहां तक बात समझ गया। दूसरा है कांस्टेंट B। कांस्टेंट B आपने देखा कि इट इज रिलेटेड टू द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये किससे रिलेटेड है, इट्स वैल्यू मेजर्स द इफेक्टिव साइज ऑफ मॉलिक्यूल। जितना ज्यादा साइज बड़ी मॉलिक्यूल की, जितना ज्यादा B उतनी बड़ी साइज होगी क्या बच्चों, मॉलिक्यूल की। और जितनी बड़ी साइज होगी हमारे पास जो रियल गैस का आइडियल वॉल्यूम आएगा उतना ही कम आएगा। तो इस तरह से आपने देखा था कि ये है आपके पास V = N। तो V = V/N। यहां पर B जो है, समझ गए ना, तो ये जो B है इसके बेस पर तो ये यूनिट आ गई, वॉल्यूम की यूनिट हो गई लीटर में, और ये मोल में। अब मैं ये बता दूं कि जो B है ये क्या है, इट इज द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ और द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैसेस। एक मोल गैस का अगर हम यहां पर 1 कर दें तो B और ये B हो गया कि एक मोल गैस का जो इफेक्टेड वॉल्यूम, मतलब जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है एक मोल गैस, वो है V। मतलब एक्सक्लूडेड एक मोल गैस के मॉलिक्यूल्स जो है ना उनका एक्चुअल वॉल्यूम। फिर से सुने कि V क्या है, इफेक्टिव वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। जितना मॉलिक्यूल एक मोल गैस मॉलिक्यूल ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रखा है वो है, या हम ये कह सकते हैं कि ऑक्यूपाइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये वैन डर वाल्स ने एक रिलेशन दिया कि जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, वो गैस मॉलिक्यूल के एक्चुअल वॉल्यूम से 4 टाइम्स ज्यादा होता है। मींस अगर मेरा वॉल्यूम ये है तो मेरे वॉल्यूम का 4 टाइम्स मेरा क्या होगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। मींस वो वॉल्यूम जहां पर दूसरा मॉलिक्यूल उसके पास नहीं आ सकता, दूसरे मॉलिक्यूल के पास। तो अगर हमें V की वैल्यू दे रखी है तो हम इस रिलेशन से एक मोल मॉलिक्यूल का क्या निकाल सकते हैं, एक्चुअल वॉल्यूम। और एक्चुअल वॉल्यूम मींस ये है हमारे पास V = इससे मिलेगा। जब हमें 1 मोल का एक्चुअल वॉल्यूम पता हो और एक मॉलिक्यूल में चेंज करना है तो ये है इस तरह से, यहां पर मैंने इस तरह से लिया है एक मॉलिक्यूल का इफेक्टिव वॉल्यूम या एक्चुअल वॉल्यूम कितना होगा, तो ये हो इस तरह से। ये है एक मोल के लिए तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो एक मॉलिक्यूल का आ जाएगा। एक मॉलिक्यूल का अगर हमें वॉल्यूम पता है तो 4/3 πr³ लगा दें, इससे मॉलिक्यूल की रेडियस तक कैलकुलेट की जा सकती है। तो इसमें क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन में V की वैल्यू दे देता है कि V की वैल्यू ये है तो बताएं मॉलिक्यूल का रेडियस क्या होगा। तो पहले आप V से एक्चुअल वॉल्यूम निकाले 1 मोल का, 1 मोल का जब वॉल्यूम निकाले तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम आ जाएगा, और फिर आप ये वॉल्यूम स्फेरिकल होता है तो ये स्फीयर का फॉर्मूला लगा के रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दे रखी है इनकी वैल्यू, ठीक है। इस तरह से यूनिट वही है जो मैंने आपको बताई, जैसे हाइड्रोजन के लिए A की वैल्यू, B की वैल्यू, ऐसे He के लिए, CH4 के लिए, CO2 के लिए, इस तरह से A और V की वैल्यूज यहाँ पर बताई गई है। अब इसमें देखो बच्चों क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चंस A और B से रिलेटेड होते हैं। एक तो मैंने यही बात पूछा जाता है कि गैस के अट्रैक्टिव फोर्स से रिलेटेड फैक्टर कौन सा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स का जो अट्रैक्शन फैक्टर है वो है AN²/V², एक चीज। दूसरा होता है कि मॉलिक्यूलर साइज से रिलेटेड फैक्टर कौन सा है, तो B है। तीसरा है डेविएशन के बारे में, ठीक है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A और B। चाहे A ले ले चाहे B, आप देखोगे जितना ज्यादा इनकी वैल्यू होगी गैस उतना ही ज्यादा क्या होगी, अपने आइडियल बिहेवियर से क्या शो करेगी, डेविएशन। तो अगर हमें ये दे रखा है कि मान लो X और एक गैस, आपको गैस कोई दे रखी है
ठीक है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, मान लो ये A है 1 है और ये A2 है और A2 ग्रेटर देन A1 है, तो हम कहेंगे कि डेविएशन किस में ज्यादा मिलेगा, हम ये कहेंगे कि हीलियम में ज्यादा होगा H2 से। अगर H2 उल्टा है कि हम ये कहें A1 से ज्यादा, यहाँ A2 से ज्यादा A1 है, तो हम कहेंगे He से ज्यादा डेविएशन किस में मिलेगा, H2। तो आप A और B की वैल्यू को कंपेयर करके डिफरेंट गैसेस के आइडियल बिहेवियर से डेविएशन का बता सकते हैं, इनके ऑब्जेक्ट आते हैं। अब देखिए बच्चों कि जितना लिक्विफिकेशन जो होता है गैसेस, ठीक है, लिक्विफिकेशन रेट जो होता है, ईज, हम ये कहें कि ईज ऑफ लिक्विफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A और B। जिस गैस के लिए A ज्यादा हो या B ज्यादा हो, वो गैस उतने ही जल्दी लिक्विफाइड होगी। समझ गए ना? कई बार क्या होता है आपको कि 4 गैसेस दे रखी हैं और उनके वंडरवाल कांस्टेंट दे रखे हैं और वो पूछता है कि बताएं कौन सी गैस पहले लिक्विफाइड होगी सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पर। तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A एंड B। चाहे A ज्यादा वैल्यू ले ले चाहे B, जो गैस जितने जल्दी लिक्विफाइड होगी उसका वंडरवाल कांस्टेंट A हो या B उतना ही ज्यादा होगा, या ये जितने ज्यादा वैल्यू रखेंगे गैस उतने जल्दी लिक्विफाइड होगी। सपोज मान लो हम ये कहें ये है अमोनिया, इसका A1 है, ठीक है, ये है HF, ये है A2, ओके। इसी प्रकार ये है HCl और ये है A3। सपोज A2 ग्रेटर देन A1 और A3, तो लिक्विफिकेशन का रेट क्या होगा, तो HF फिर NH3 और HCl। तो इस तरह से डिफरेंट गैसेस के डेविएशन का रेट बताना हो, ऑर्डर बताना हो या लिक्विफिकेशन का ऑर्डर बताना हो, तो आप A और B की वैल्यूज के बेस पर आप गैसेस के क्या बता सकते हैं, आप उनके ये ठीक है रेट इज बता सकते हैं। और भी देखा था आपने TB इक्वल टू था A/RB, तो TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A, TB इनवर्सली प्रोपोर्शनल B। A की वैल्यू ज्यादा होगी तो बॉइल टेम्परेचर ज्यादा होगा, V की वैल्यू ज्यादा होगी तो बॉइल टेम्परेचर कम होगा। तो इस तरह से बॉइल्स टेम्परेचर देखा था कि जितना ज्यादा A की वैल्यू गैस को आइडियल बिहेवियर शो करने के लिए उतना ही ज्यादा हमें टेम्परेचर देना होगा, और V की वैल्यू जितनी ज्यादा गैस को, ठीक है, आइडियल बिहेवियर शो करने के लिए उतना ही कम टेम्परेचर देना होगा। तो इस तरह से ये आइडियल बिहेवियर से भी रिलेटेड है। तो यहां तक बात समझ गए, अब आप पहले से नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं डिफरेंट मॉडिफिकेशंस इन वान डर वाल्स इक्वेशन। आप देखोगे कि जो वान डर वाल इक्वेशन है ये हर कंडीशन में एक साथ अप्लाई नहीं होता। हर एक गैस के लिए हर कंडीशन में एक साथ अप्लाई हो एक ही इक्वेशन, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर, प्रेशर, मॉलिक्यूलर साइज, इनकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल या बहुत लो, बहुत हाई, इस तरह की होने से जो वान डर वाल इक्वेशन है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि हाई प्रेशर में वान डर वाल इक्वेशन का मॉडिफाइड फॉर्म क्या है, लो प्रेशर में क्या है, मॉडरेट में क्या है, हाइड्रोजन हीलियम के लिए क्या है, तो वो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखो मैं एक एक करके बताता हूँ। पहले हम लेंगे एट वेरी लो प्रेशर। मैंने आपको बताया था कि बहुत ही लो प्रेशर में चाहे कोई भी रियल गैस हो वो आइडियल बिहेवियर शो करती है। क्यों करती है बच्चों? क्योंकि जब बहुत ही लो प्रेशर होगा तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। अब जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा गैस का, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, तो ऐसे में मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं रह जाएगा। ना ही हम ये कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल वॉल्यूम है, कि मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है और गैस के टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है, इनमें बहुत ही लार्ज डिफरेंस आ जाएगा। हम ये कहें कि जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है V इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। तो हम यहां पर अगर देखें कि एट दिस कंडीशन, ओके, अगर हम इस कंडीशन में कहें तो वॉल्यूम ऑफ गैस is very large,
तो ऐसे में देयर इज नो, ठीक है, अट्रैक्शन, रिपल्सन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। एक तो ये कंडीशन हो जाएगी, मींस an² अपॉन b² को हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, एंड v इज वेरी लेस देन b, तो v माइनस b इक्वल टू v कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन था, ठीक है, p प्लस an² अपॉन b² v माइनस nb इक्वल टू nRT। हम n1 भी ले लें, तो अगर हम यहाँ n नहीं भी यूज करें तो 1 मोल को हम ऐसा लेके भी ले सकते हैं कि हम ऐसा लिख लें कि p प्लस a अपॉन b² v माइनस b इक्वल टू RT। तो अब यहां पर हमारे पास a अपॉन b² नेग्लिजिबल है, ये नेग्लिजिबल है, तो हमारे पास बचेगा क्या, pv इक्वल टू nRT। ये क्या हो गई, आइडियल कंडीशन, मींस रियल गैस बहुत ही लो प्रेशर में क्या हो जाती है, आइडियल। अभी मैं ग्राफ से भी बता दूंगा आपको इस तरह से, समझ गए ना पहली कंडीशन। तो एक अगर बहुत ही लो प्रेशर की कंडीशन दी गई है तो वान डेर वाल इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन में मॉडिफाइड हो जाएगा, ये इक्वेशन फॉलो होगा। और यहां पर आपसे कहा जाए तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, PV अपॉन nRT या RT, तो ये कितना आएगा, 1। समझ गए यहां तक। अब दूसरा देखो इक्वेशन, अब हम दूसरी कंडीशन में आते हैं। दूसरा है मॉडरेट प्रेशर, समझ गए ना, एक मॉडरेट प्रेशर की कंडीशन दी जाए। तो आपने देखा था कि जैसे जैसे हम गैस का प्रेशर इंक्रीज करते हैं, P इंक्रीज करते हैं, V क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना हो जाएगा। तो हमारे पास जो अट्रैक्शन फैक्टर है ये, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, होगा ना, कि जैसे जैसे आप यहां पर ये P को इंक्रीज करोगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जब वॉल्यूम कम रहेगा, A तो कांस्टेंट है, N मोल कांस्टेंट है, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अगर हम पर मोल के लिए ले लें तो A अपॉन b² जो है ये इंक्रीज होने लगेगा। तो हम A अपॉन b² को नॉट नेग्लिजिबल कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, तो नॉट क्या लिखेंगे, नेग्लिजिबल। बट V जो है लार्ज इनफ देन, ठीक है, B। तो यहां पर B बहुत ज्यादा होता है तो हम V माइनस B को ऐसा करेंगे, तो हम इसको नेग्लिजिबल नहीं करेंगे, बट यहां पर B को नेग्लिजिबल कर देंगे, क्योंकि मॉडरेट प्रेशर में वॉल्यूम काफी इनफ होता है गैस का, तो उसके रिस्पेक्ट में जो इफेक्टिव वॉल्यूम है उसको हम हटा दें, तो अब हमारे पास ये बचेगा। तो हमारा फॉर्मूला देखो क्या था, P प्लस A अपॉन b² V माइनस B इक्वल टू RT। तो P प्लस A अपॉन b², ये तो हम लेंगे, और यहां बचेगा V इक्वल टू RT। तो PV प्लस A अपॉन B इक्वल टू RT। और आगे बढ़ जाए तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, RT, और यहां हो जाएगा A अपॉन V। अब यहां पर आप देखोगे कि इस इक्वेशन को और आगे बढ़ा दें, आप इस फॉर्म में भी ले सकते हैं ना, कि PV अपॉन RT इक्वल टू RT अपॉन, ठीक है, RT माइनस A अपॉन RTB। तो हमारे पास बचेगा यहाँ Z हो गया, ये Z इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन RTB। अब देखो बच्चों, जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो V डिक्रीज होता है, तो A अपॉन RTB ये क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज। मींस जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, समझ गए ना, हमारा Z क्या शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। 1 माइनस A अपॉन RTB है, तो आपने प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो A अपॉन RTB इंक्रीज होगा, तो P इंक्रीज होने से Z जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नीचे आता है। और हमने देखा भी है ग्राफ में कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो Z नीचे की तरफ आता है, और ये कब आता है, जब अट्रैक्शन प्रीडोमिनेंट हो। और यही कंडीशन बन रही है कि जब हम अट्रैक्शन को केवल ले रहे हैं, प्रीडोमिनेंट मान रहे हैं, तो Z की वैल्यू लेस देन, Z हमारे पास लेस देन क्या मिल रहा है,
1 मिल रहा है। तो यहां पर एक नॉन आइडियल कंडीशन आ जाएगी। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन है ये कब बनेगा, मॉडरेट प्रेशर में। ये मॉडिफाइड इक्वेशन हुआ वैन डर वाल का, या हम ये इसको भी बोल सकते हैं कि ये है हमारा मॉडिफाइड इक्वेशन कि एक मोल के लिए n मोल के लिए nRT/A, ठीक है, इस तरह से a n²/v² बन जाएगा। अब तीसरी कंडीशन देखो बच्चों, बहुत ही हाई प्रेशर की कंडीशन रखी है, टेंपरेचर हम चेंज नहीं कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं हाई प्रेशर। ओके, तो देखो हाई प्रेशर अगर हम लेंगे तो ऐसा नहीं है कि हाई प्रेशर में जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है उसको हम नेग्लिजिबल कर दें या हम उसको नहीं मान सकते, लेकिन इतना हाई प्रेशर होगा कि अगर हम कहें एट हाई प्रेशर जो P है वो काफी इनफ होगा A/V²। क्यों? क्योंकि बहुत हाई प्रेशर में वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा। तो ये जो रेशियो है बहुत कम हो जाने के कारण हमारे पास P के रिस्पेक्ट में हम इसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो P + A/V², ओके, इसको हम अप्रोक्सीमेट क्या लेंगे, P। देखो बच्चों ये पूरा फैक्टर नेग्लिजिबल नहीं होता, बट जब P बहुत ज्यादा होता है तो वॉल्यूम काफी कम हो जाता है। वॉल्यूम काफी कम होगा तो इसका रेशियो काफी लो हो जाएगा। मतलब हम ये कहें कि P बहुत ज्यादा हो तो A/V² बहुत ही कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा, और ऐसे में बहुत हाई प्रेशर में इसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो हमारे पास P बचा। बट V, ठीक है, हम ये कहें कि V नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर, समझ गए ना, टू V। तो हम यहां पर V - V लेंगे, यूज करेंगे। हम यहां पर V को नेग्लिजिबल नहीं करेंगे। देखो हमारे पास इक्वेशन है P + A/V², V - V = RT। तो हमने इसको नेग्लिजिबल कर दिया तो हमारे पास बचा V - V = RT। तो PV माइनस, ठीक है, PV = RT। तो PV = RT + PV, ये इक्वेशन है। अब आप यहां देखो कि जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, और आगे हम थोड़ा और बढ़ा दें, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं Z - 1 +, ठीक है, PV अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, RT। तो यहां पर देखो आप जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करोगे PV भी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। तो Z ऑल्सो इंक्रीज विद, ठीक है, P इंक्रीज। तो Z ग्रेटर देन क्या बना रहेगा, 1 बना हुआ है। तो यहां पर ये कंडीशन कौन सी हो गई, पॉजिटिव डेविएशन। उसमें आपने ग्राफ में भी देखा कि हाई टेंपरेचर रेंज में Z की वैल्यू Z ग्रेटर देन Z हो जाती है, या जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते जाते हैं Z फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है प्रेशर की जहां पर ये ग्रेटर देन 1 हो जाता है। तो हाई प्रेशर की कंडीशन में वैन डर वाल्स इक्वेशन का मॉडिफाइड फॉर्म ये बनेगा, जो इंडिकेट करता है कि प्रेशर इंक्रीज करने से Z जो है 1 से ज्यादा हो जाएगा, और इस तरह से हमें इक्वेशन मिलेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम और भी कंडीशन अगर आप देखें। अब पहले हम इन कंडीशंस को भी ग्राफिकल समझ लें। देखो बच्चों यहां पर इस तरह से ग्राफ ले रहे हैं, यहां पर हम Z लें और यहां प्रेशर, ओके, ये ग्राफ है जहां पर Z1 है, ये है वेरी लो प्रेशर। क्या है यहां पर, ये कंडीशन ये वाली क्या है, वेरी लो प्रेशर। तो अभी आपने देखा था PV = हमारे पास आया था RT/V। फिर यहां से ऐसे चले थे आप, तो ये जो है यहां तक की अगर आप कंडीशन देखें तो एक क्या है, मॉडरेट प्रेशर, और यहां पर अगर आप चले तो वेरी हाई प्रेशर। तो यहां तक का इक्वेशन में तो आपने देखा कि यहां पर आपका जो इक्वेशन आ रहा था ये कंडीशन के लिए, ये यहां हमने, ठीक है, तो ये Z = 1 था, यहां पर Z = 1 माइनस क्या आ रहा था आपके पास, यहां पर 1 - A/RTV। तो यहां पर आप देख रहे थे कि जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे थे, ठीक है, V डिक्रीज हो रहा था, तो Z क्या है,
जेड भी क्या होता जाएगा। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप यहाँ पर कि है तो ये v डिक्रीज हो रहा था तो a अपॉन आर टी वी जो है ये इंक्रीज हो रहा था तो z क्या हो रहा था डिक्रीज, और ये हो भी रहा है। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि z लेस देन क्या बना रहेगा, हालांकि यहाँ पे भी बना है, लेकिन इस पॉइंट के बाद आपने देखा था कि हाई प्रेशर रेंज तक जैसे जैसे प्रेशर आप बढ़ाते जाओगे ये इंक्रीज होगा और ये है हाई कंडीशन। तो यहां पर आपने देखा था कि z इक्वल टू 1 प्लस क्या बन जाता है PV अपॉन RT, यही आ रहा था आपके पास, ठीक है, कि आपने अभी देखा था कि z इक्वल टू आ गया था P प्लस PV, तो यह सॉरी 1 प्लस PV, सॉरी यहां पर मैंने शायद RT रहना छोड़ दिया था, वो ध्यान रखें RT रहेगा। तो यहां पर मतलब अभी आपने देखा था कि हमारे पास इक्वेशन था यहाँ पर PV माइनस V इक्वल टू क्या हाई प्रेशर में, तो ये था PV इक्वल टू PV RT, तो PV इक्वल टू था RT प्लस PV, या हमने यहाँ पर लिखा था Z इक्वल टू 1 प्लस PV अपॉन RT, सॉरी ये इक्वेशन आएगा हाई प्रेशर पर वान डेर वाल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन में आपने देखा कि जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे PV अपॉन RT ये इंक्रीज होगा तो Z भी क्या हो रहा है इंक्रीज, और आप देख रहे हैं कि Z यहाँ पर ग्रेटर देन 1 हो जाता है, जबकि यहाँ पर Z की वैल्यू जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करोगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ तक बात समझ गए अच्छी तरह से। तो ये ग्राफ से हम पूरे तीनों वान डेर वाल्स इक्वेशन समझ गए। अब देखो, अब हमसे पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए क्या इक्वेशन बनेगा। तो हाइड्रोजन और हीलियम में आपने देखा था कि अगर हम हाइड्रोजन और हीलियम के लिए देखें तो यहां पर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे मॉलिक्यूल में, ठीक है, बहुत ही स्मॉल साइज के, स्मॉल साइज क्या है ये पार्टिकल्स, तो A अपॉन B स्क्वायर को हम क्या मान सकते हैं निग्लेजिबल मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं निग्लेजिबल मान सकते हैं। तो जब हमारे पास ये निग्लेजिबल है लेकिन B नॉट निग्लेजिबल, समझ गए बच्चों कि ये निग्लेजिबल नहीं होगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन है A प्लस A अपॉन B, सॉरी B प्लस A अपॉन B स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू RT, तो यहां पर जब हम इसको हटा देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा PV इक्वल टू RT प्लस क्या PV, या Z इक्वल टू 1 प्लस PV अपॉन RT, वही इक्वेशन जो कि किसके लिए बनी हुई है प्रेशर, तो Z ग्रेटर देन 1 होगा। और इस तरह से अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ Z ये है हाइड्रोजन के लिए और हीलियम के लिए, और देखा भी था आपने ग्राफ में कि अगर हम यहाँ Z ले लें और P तो हमारा इक्वेशन ग्राफ ऐसा बनता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ये मॉडिफाइड इक्वेशन बनेगा। ओके, तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब पूछ लेता है कि हाई प्रेशर में क्या होगा, सर हाई प्रेशर की बात तो हो गई, लो प्रेशर की बात हो गई, मॉडरेट की हो गई। अब मान लो आपसे पूछा जाए हाई टेम्परेचर की कंडीशन हो, तो हाई टेम्परेचर में A अपॉन B स्क्वायर को हम क्या मान सकते हैं निग्लेजिबल, ठीक है, V जो है बहुत ज्यादा होगा देन, तो यहाँ पर V माइनस B इक्वल टू, और ये V होगा तो हमारा इक्वेशन जो ये है समझ गए ना, V माइनस B इक्वल टू RT, तो ये हो जाएगा PV इक्वल टू RT। तो हाई टेम्परेचर कंडीशन में भी ये इक्वेशन आइडियल होगा, मींस हाई टेम्परेचर पर गैस जो होती है वो किसको फॉलो करने लगती है आइडियल बिहेवियर को, तो यहाँ जो TB है वो क्या बन जाएगा T को B के बराबर, और इस तरह से हमें इक्वेशन ये यूज करनी है। बात समझ गए यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ तक। और अगर मान लो पूछा जाए कि एट लो टेम्परेचर, तो फिर वही इक्वेशन लगता है जो वान डेर वाल इक्वेशन होती है V माइनस NV इक्वल टू NRT। तो लो टेम्परेचर की रेंज में तो आपको वान डेर वाल इक्वेशन ही लगानी है, किसके लिए रियल गैसेस के लिए। तो ये मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं किसके वान डेर वाल्स इक्वेशन। अच्छी तरह समझ गए होंगे, छोटी मोटी अगर कोई मिस्टेक हो तो उसको अच्छी तरह समझ लें, कहीं हो तो उसको आप खुद ही करेक्ट कर लें। ओके, वैसे तो मैंने कोशिश की है कि कहीं कोई करेक्शन ना रहे। तो इस तरह से इक्वेशन मिलते हैं। अब देखो बच्चों एक और नेक्स्ट आते हैं, और ये है क्रिटिकल फिनोमिना लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ओके,
तो देखो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस मींस द प्रोसेस बाय विच गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझ गए ना बच्चों कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो गैस है वो टेम्परेचर और प्रेशर की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर किस फॉर्म में आ जाती है, लिक्विड फॉर्म में, तो हम इसे बोलते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। इसी को बोला गया है क्रिटिकल फिनोमिना बिकॉज critical values of temperature, pressure and volume required for liquefaction of gases। किसी भी गैस को अगर लिक्विफाइड करना है तो उसके लिए जरूरी है कि टेम्परेचर की एक कंडीशन हो फिक्स, प्रेशर की हो, वॉल्यूम फिक्स हो। हालांकि गैस को लिक्विफाइड करने के लिए टू मेथड्स यूज हो सकती हैं, या हम कहें टू प्रोसेस। एक है कि टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए, प्रेशर में चेंज ना करें टेम्परेचर को, तो प्रेशर अपने आप ही चेंज होता रहेगा, या फिर हम प्रेशर इंक्रीज करके भी गैस को लिक्विफाइड कर सकते हैं। बट टेम्परेचर को डिक्रीज करके गैस को लिक्विफाइड करना इजी है देन प्रेशर को इंक्रीज करके लिक्विफाइड करना। क्यों? क्योंकि एक टेम्परेचर की ऐसी रेंज होती है कि जब तक गैस उस टेम्परेचर रेंज से नीचे नहीं आ जाती, चाहे कितना भी प्रेशर लगा लो, कभी भी गैस लिक्विफाइड नहीं होगी। बट टेम्परेचर डिक्रीज करने से गैस का एक ऐसा टेम्परेचर रेंज आ जाएगा जहां पर गैस उस टेम्परेचर पर उतने प्रेशर पर लिक्विफाइड होने लगेगी, उस टेम्परेचर पर जो भी हमें प्रेशर मिल रहा है। तो एक क्रिटिकल कंडीशन, okay, critical conditions for temperature, pressure and volume required for liquefaction gases, therefore liquefaction of gas is also called critical phenomenon। ये लिखा है कि conversion of gas into liquid state by application of pressure at particular temperature is called liquefaction। The liquefaction of gases take place at particular value of temperature, pressure and volume। These are called critical values of temperature, pressure or critical constants। कि गैस को लिक्विफाइड करना है तो हमें एक टेम्परेचर की लिमिट की जरूरत है, उस लिमिट से नीचे आएगी तो ही गैस लिक्विफाइड होगी। उसे बोला गया है क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। उस पर कितना प्रेशर जरूरत है, क्रिटिकल प्रेशर। उस क्रिटिकल प्रेशर टेम्परेचर पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्या है, वो क्रिटिकल वॉल्यूम। तो यहाँ पर अलग अलग डिफाइन किया है मैंने। TC, the temperature above which the gas cannot liquefied no matter how great the applied pressure। कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर चाहे कितना भी प्रेशर लगा लो गैस लिक्विफाइड नहीं हो सकती, तो उस प्रेशर को बोला जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर, TC। क्रिटिकल प्रेशर, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर। एक ऐसा प्रेशर जो क्रिटिकल टेम्परेचर पर गैस को क्या कर दे, लिक्विफाइड कर दे, वो है क्रिटिकल प्रेशर। और क्रिटिकल वॉल्यूम, वो वॉल्यूम कि जब कोई गैस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पर आ जाए तो उसके 1 मोल का कितना वॉल्यूम है गैस का, वो क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। इनके रिलेशंस वंडर वाल इक्वेशंस से ही कैलकुलेट किए गए हैं। हमें डेरिवेशंस को नहीं पढ़ना, केवल हमें रिलेशंस को याद रखना है। TC = 8A/27RB, ये TC कैलकुलेट का फॉर्मूला है। TC है A/27B² और BC है 3B। यहाँ A एंड B ये क्या है, गैस के लिए वंडर वाल कांस्टेंट। समझ गए बच्चों कि वंडर वाल कांस्टेंट्स की वैल्यूज क्या है गैस के लिए, ये इक्वेशन यूज करना होता है। जैसे CO2 के लिए TC होता है ये 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड, TC 73.9 atm, VC 96.6 ml पर मोल। तो इस तरह से हर गैस के अपने क्रिटिकल कांस्टेंट्स होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, जहां पर उनको लिक्विफाइड किया जाता है। तो यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक बार क्वेश्चन आता है कि क्रिटिकल कंडीशन में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। ओके, कि हम यहां पर आपसे किया गया है कि वैल्यू या कंप्रेसिबिलिटी जो है, ओके, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है, मतलब यहां पर Z फॉर गैस एट क्रिटिकल, ठीक है, कंडीशन। तो देखो बच्चों, अभी आपने देखा कि Z होता है PV/RT। जो आइडियल गैसेस होती है उनके लिए तो Z की वैल्यू 1 होगी। अब यहां पर अगर हम क्रिटिकल, ठीक है, कंडीशंस में, तो इस कंडीशंस में हम Z लिखेंगे PC/VC/RTC।
और VC आपने देखा, PC अभी यहां पर मैंने देखा था, बताया आपको कि TC इक्वल टू है 8A/27 RB। PC है आपके पास A/27 B स्क्वायर और BC है 3B। तो इन वैल्यूज को अगर हम यहां पर पुटअप करें तो PC देखो क्या हो जाएगा, तो PC हो गया A/27 B स्क्वायर, BC हो गया 3B अपॉन 8 को R रहने दें, TC की जगह कितना आ जाएगा A, ठीक है 8A/27 RB। और आगे बढ़ जाए हम तो A/27 B स्क्वायर इंटू 3B इंटू आप ये वैल्यू ऊपर ले जाएंगे तो 27 RB, ओके, अपॉन में क्या बचा बच्चों R इंटू 8A। तो देखो यहां से एक B एक ये एक ये, यहां से R यहां से R, यहां से 27 यहां से 27, यहां से A यहां से A। तो अब आपके पास Z इक्वल टू बचा 3, ठीक है, अपॉन 8 ये बचा, मींस Z लेस देन 1। तो यहां पर नो आइडियल बिहेवियर, समझ गए ना, ये होगा Z की वैल्यू क्रिटिकल कंडीशन में जो कि लेस देन 1 है, मींस गैस का कोई आइडियल बिहेवियर नहीं रह जाएगा। यहां पर ये केवल रियल गैसेस के लिए ही हो सकते हैं, TC PC BC, तभी गैसें लिक्विफाइड होती हैं। आइडियल गैसों में तो इस तरह की कोई कंडीशन नहीं बनेगी। एक और आता है TI, इसको बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ गैस, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ गैस नो विच cooled by Joule-Thomson इफेक्ट। ये जानते हैं जूल-थॉमसन इफेक्ट? थर्मोडायनामिक्स में आता है कि एक ऐसा इफेक्ट जिसमें किसी गैस को एडियाबैटिकली कंडीशन में बहुत हाई प्रेशर से लो प्रेशर में क्या किया जाए, एक्सपांड किया जाए, मींस गैस एक्सपांडेड एट एडियाबैटिकल कंडीशन। तो ऐसा होने से गैस का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, गैस ठंडी हो जाती है। तो इसे बोलते हैं जूल-थॉमसन इफेक्ट। जूल-थॉमसन इफेक्ट के लिए भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत होती है, उस टेम्परेचर को बोला गया है इन्वर्जन टेम्परेचर। इस इन्वर्जन टेम्परेचर के नीचे अगर गैस है तो गैस का जूल-थॉमसन इफेक्ट में ठंडा मतलब करेंगे तो गैस ठंडी हो जाएगी, अगर ऊपर है तो गैस गर्म हो जाएगी, और इस टेम्परेचर पर ना तो गैस गर्म होगी ना ठंडी होगी। इसीलिए दोनों कंडीशन मतलब है कि टेम्परेचर के नीचे ठंडी हो रही है, ऊपर गर्म हो रही है, तो एक इन्वर्ट इफेक्ट आता है। तो इस टेम्परेचर को बोला गया है इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर 2TB के बराबर होता है, मींस TI इक्वल टू 2 इंटू A अपॉन क्या लिखेंगे RB। तो TI इक्वल टू 2A अपॉन RB। तो कौन सा इसमें एक ऑब्जेक्ट आया है कि तीनों टेम्परेचर का रेशियो क्या है। तो देखो बच्चों, अगर हम यहां देखें TI, TB और TC, तो TI है 2TB, या हम यहां ऐसा लिख सकते हैं ना कि ये हमारे पास है 2A अपॉन क्या RB। ओके, इनका रेशियो देखो, ये है A अपॉन RB, और ये क्या है बच्चों, देखो आप 8A अपॉन RB, 27 RB, कितना है 27 RB। तो यहां अगर RB हटा दें तो हमारे पास बचा 2:1:8 अपॉन 27। यहां अगर आप देखें तो ये कितना हो जाएगा, समझ गए ना। तो अगर हम एलसीएम 27, तो 27 इंटू 2 मीन्स ये हो गया कितना 54, 27:8। तो इस तरह से आपने देखा TI, TB और TC ये होते हैं एक पर्टिकुलर गैस के लिए, एक गैस के लिए तीनों जो टेम्परेचर्स हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर, वाइल्ड टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर, उनके रिलेशंस समझ गए ना। तो ये ऑब्जेक्ट होता है दोनों, ठीक है, इनकी वैल्यूज पूछ ली जाती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया क्रिटिकल कंडीशन में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पूछा जाता है, और पूछा जाता है कि ये 1 होगा या इससे नीचे होगा, ऊपर तो आपने देखा था लेस देन 1 आया था, ठीक है, तो 3/8 आया था। तो इस तरह से
ये थे लिक्विफिकेशन या क्रिटिकल फिनोमिना ऑफ गैस। देखो बच्चों, गैसों के लिक्विफिकेशन का एक एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट था जो CO2 के लिए है, उसको मैंने पूरा डिटेल बाकायदे डायग्राम में बताया है कि किस तरह से क्रिटिकल टेम्परेचर मेजर किया जाता है गैस का। एक ऐसा टेम्परेचर है क्रिटिकल टेम्परेचर जहां गैस की वेपर स्टेट और लिक्विड स्टेट इनमें कोई डिफरेंस नहीं रहता। समझ गए बच्चों कि एक क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर गैस की वेपर फेज की डेंसिटी और लिक्विड फेज की डेंसिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता। वहां पर हम ये नहीं बता सकते कि गैस लिक्विड फॉर्म में है या वेपर फॉर्म में है, वो एक ऐसा टेम्परेचर है। तो इसको मैंने पूरा डिटेल में बताया है। आप गैसियस स्टेट में जाएं जहां पर आपको ये पूरा डिटेल ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तो वो एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट जरूर देखें। एक क्वेश्चन आता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान रखें, क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन 0 होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई ऐसी बाउंड्री नहीं होगी जहां लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट अलग अलग दिखती है। अब कई बार एक क्वेश्चन आता है कि वेपर स्टेट और गैसियस स्टेट में क्या डिफरेंस है। तो देखो बच्चों, जब कोई गैस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे होती है तो वो उसकी वेपर फेस हो जाती है। वहां पर जरा सा प्रेशर लगा दे, गैस लिक्विफाइड हो जाएगी। तो जब कोई भी गैस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे भी अपनी गैसियस स्टेट में बनी हुई है तो वो कहलाती है वेपर फेस। वहां पर आप प्रेशर अप्लाइड करके गैस को लिक्विफाइड कर सकते हैं। और जब कोई भी गैसियस एलिमेंट अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर का टेम्परेचर रखता है तो वो उसकी गैसियस स्टेट है, वहां पर आप कोई भी प्रेशर अप्लाई करके उसे लिक्विफाइड नहीं कर सकते। तो गैस को लिक्विफाइड करना है तो उसको वेपर फेस में लाके फिर हम अप्लाई करके प्रेशर और उसको लिक्विफाइड कर सकते हैं। तो ये है क्रिटिकल फिनोमिना के बारे में। गैस के लिक्विफिकेशन की मेथड्स देखोगे आप बुक में तो मिल जाएंगी। लिंडे की मेथड्स है, क्लाउड की मेथड है। लिंडे की मेथड आप देखोगे हो या क्लाउड की, ये जूल थॉमसन इफेक्ट पर बेस्ड है। मींस गैसों को कई बार कंप्रेशन कराया जाता है, कई बार उनका एक्सपांसन कराया जाता है। मींस पहले एडियाबैटिकली एक्सपांसन कराएंगे जिससे गैस का टेम्परेचर लगातार डाउन होता जाता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है जहां पर गैस क्या हो जाती है, अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे आ जाती है और फिर जरा सा प्रेशर अप्लाइड कर दें तो गैस लिक्विफाइड हो जाती है। गैसों के लिक्विफिकेशन में एक तो जूल थॉमसन इफेक्ट और एक एडियाबैटिकली जो है कंप्रेशन वर्क कराया जाता है गैस का, तो गैस और जल्दी लिक्विफाइड हो जाती है। तो किसी भी गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में लाएं और एडियाबैटिक कंडीशन रखें, इसके अलावा उसके द्वारा वर्क करा दें तो गैस इजी गोइंग क्या हो जाती है, लिक्विफाइड हो जाती है। यही लिक्विफाइड करने की मेथड के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसमें आपको क्लाउड मेथड और लिंडे की मेथड, ये 2 मेथड्स मिलेंगी, आप वहां जरूर देखें। ओके, तो यहां तक नोट कर। अब देखो बच्चों, अब हम नेक्स्ट जो वीडियो लेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे जो है गैस से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि गैसों की कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन नंबर, कोलिजन डायमीटर, इसके अलावा स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेस। फिर हम जो बचा मैटर होगा लिक्विड स्टेट उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।